अर्थात आप तो जानते होंगे सांस लेना, और सांस लेने के बाद जो हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसे विनिमय कहते हैं, गैसों का विनिमय। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। हम जानते हैं इस प्रक्रिया को। इंट्रोडक्शन। सजीव पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जैसे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त उपचारिक क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार CO2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत जहरीली गैस है, लेकिन ऑक्सीजन भी तो देना जरूरी है। ऐसा थोड़ी चलेगा वहाँ पे आप डॉक्टर बन गए तो एक सुबह ऑक्सीजन का एक अणु दे दिया, एक शाम को एक अणु दे दिया, ऐसा तो कोशिका ही मर जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसको लगातार ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना पड़ता है, जरूरी। हम जब सांस लेते हैं ना, तो हमारी एयर हम फेफड़े के अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर लेते हैं, वायु को हम हमारे फेफड़े के अंदर लेते हैं। फेफड़े के अंदर से लेने के बाद हम ऑक्सीजन गैस कुपिकाओं को देते हैं। कुपिकाओं को देना ऑक्सीजन, ये विनिमय कहलाता है। ये विनिमय एक बार हो रहा है, फिर कुपिकाओं द्वारा ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। CO2 और O2 का ट्रांसफर, इस बार जा रही है ऑक्सीजन ट्रांसफर करके विनिमय की प्रक्रिया द्वारा सेल को कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है। फिर कोशिका बोलती है, अरे भाई मेरा इतना तो काम कर दिया, लेकिन एक काम और कर दीजिए, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाइए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस दोबारा से रिवर्स विनिमय होता है और फेफड़ों द्वारा, लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हमारे शरीर से निकल जाती है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का परोक्ष रूप श्वसन की क्रिया होती है, तो उसके अंदर निवास और उसका संगठन, उस किस जाति का संगठन कर रहा है वो, और उसका निवास क्या है, उसके अनुकूल ही ये क्रिया चलती है। जैसे कि मेंढक नदी के अंदर रहता है तो गिल्स से सांस लेता है, और धरती के अंदर रहता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है, और जब ऊपर रहता है धरातल पर तो तीनों से सांस लेता है। ये मेंढक का सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे कि सरीसृप, वो फेफड़े से सांस लेते हैं, कोई अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। आपको पता है चिड़िया भी फेफड़े से, लंग्स से सांस लेती है। रेप्टाइल, चिपकली भी श्वसन फेफड़े द्वारा करती है। अब आप सोचते होंगे मगरमच्छ भी फेफड़े से, लंग्स से सांस लेता है। वो गिल्स से सांस नहीं लेता, वो पानी के लिए ऊपर आ जाता है सांस लेने के लिए और वापस नीचे चले जाता है, ऐसे ऊपर भी आता है वो। और मनुष्य अपनी नासिका द्वारा, श्वसन अंगों द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन वे जीव जिनके पास गिल्स भी नहीं है और फेफड़े भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है, तो वो कैसे सांस लेते हैं? वो जैसे कॉकरोच वगैरह, ये कैसे सांस लेते होंगे? मैं बताता हूँ। उनके अंदर, उनकी त्वचा के अंदर श्वसन नलिकाएं पाई जाती है। वो डायरेक्ट वे सीधे ही ऑक्सीजन वायुमंडल के द्वारा ले लेते हैं। जैसे कि अमीबा, वो भी ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेता है और डायरेक्ट हाथों हाथ उनके शरीर द्वारा, अंगों द्वारा डायरेक्ट काम होता है। उनका रेस्पिरेशन ऑर्गन, उनका बॉडी सरफेस ही उनके ऑर्गन है रेस्पिरेशन, उनके अंदर रेस्पिरेशन पार्ट नहीं पाए जाते। हमने सांस ली और फेफड़े द्वारा हमने एयर को, हवा को, वायु को, वातावरण की जो हवा है उसको हमारे शरीर के अंदर ली, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ब्रीथिंग। फेफड़े द्वारा कुपिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है या आंतरिक श्वसन कहलाता है। कुपिका के द्वारा ऑक्सीजन का विनिमय सेल के साथ किया जाता है, तो उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं या कोशिका श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रीथिंग, श्वसन और रेस्पिरेशन दोनों एक है क्या? एनसीईआरटी में ये दोनों चीज, इसमें हमने पढ़ा कि दोनों चीज अलग अलग है, लेकिन ये एनसीईआरटी में गलत लिखा है। इसे आप सही कर लीजिएगा और इसे सही याद करिएगा। ये कुछ गलती भी है एनसीईआरटी की बुक में, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये आपको समझ में आया है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे रिप्ले कर लीजिए। आप इस वीडियो को पुनः चलाएंगे तो आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा।